अनिल कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके फिजिक्स जी चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास में हम लोग वेक्टर का क्लास रहेगा जो कि 11 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह भी पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर आई जे के सबका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, राइट हैंड स्क्रू रूल, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर का कंपोनेंट निकालना, तो ये सारी चीज़ हम लोग थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग उसका प्रैक्टिकल यूज लेंगे कि उससे प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो आज का क्लास मेन रूप से आपका प्रॉब्लम पे ही हम रखेंगे, प्रॉब्लम आप लोग को करवाएंगे। देखते हैं कितना प्रॉब्लम आपका बन पाता है आज। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है और ख़ास के 11 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, वह तो आपके प्लेलिस्ट में ही है क्लास 11 के लिए, लेकिन 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपसे वादा किए थे कि आपका 14 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड मैथ में बनेगा 12 का। तो 14 नंबर मैथ में बनेगा, प्लस फिजिक्स में वेक्टर की भूमिका जो है क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह का, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 12 के लिए भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है आपका क्लास। तो अकेला वेक्टर आपका फिजिक्स में भी काम कर रहा है और मैथ में भी 15 नंबर कम नहीं होता है अकेला एक टॉपिक के लिए। तो हम लोग जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चन आप लोग के जो नॉर्मल बुक है 11-12 का जो करेंट बुक चलता है उसी से हम प्रॉब्लम सिंपल बेसिक प्रॉब्लम उठा के आप लोग को डिस्कस करवाएंगे। तो या आप लोग नहीं देखिएगा कि हम बुक से भी कर लेंगे, क्योंकि अगर एक दो बुक छोड़ दे, सी वर्मा या उनका लेवल का एक दो बुक अगर छोड़ दे, तो अभी जितना बुक फैंसी बुक देख रहे हैं काफ़ी उसमें मटेरियल तो सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है, डाटा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जब बात आती है प्रॉब्लम को डील करने का या न्यूमेरिकल वगैरह का, तो वहाँ पर उनका स्तर बहुत बुरा है, बहुत लेवल ख़राब है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं बुक का, लेकिन अगर आप उनका सॉल्यूशन देख के समझने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत मुश्किल होगा, सारा कंसेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मेन आप लोग का काम है कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और हम प्रॉब्लम के बहाने आपका सारा कंसेप्ट जो कि आपने वेक्टर में पढ़ा है उसको रिवाइज करवा देंगे। और दूसरा चीज़ कि आपको एक थिंकिंग प्रोसेस डालेंगे आपके अंदर कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर दिमाग आपका कैसे काम करेगा, कैसे आप उस पर स्टेप लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखते हैं, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक पिंड पर कोई आपका पिंड है, ब्लॉक है, उस पर 4 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के दो बल क्रमशः पूर्व दिशा ईस्ट एवं उत्तर दिशा नॉर्थ में कार्य कर रहे हैं, तो उनका परिणामी बल या रिजल्टेंट ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, पहले भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन हम चर्चा किए थे। तो कह रहा है कि कोई ब्लॉक है, उस पे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का दो बल लग रहा है और डायरेक्शन क्या है, तो एक पूर्व दिशा में लग रहा है, क्रमशः कर रहा है। तो पहले 4 न्यूटन आपका पूर्व दिशा में और 3 न्यूटन किधर लग रहा है, उत्तर दिशा में लग रहा है। तो सब लोग को यह पता होना चाहिए इस तरह से आप लोग का डायरेक्शन कैसे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से हम लोग डायरेक्शन हमेशा लेते हैं। तो जो क्वेश्चन कर रहा है वही हम लोग कहते हैं 4 न्यूटन का बल किधर लग रहा है, पूर्व दिशा में। तो मान लीजिए कि यह आपका बल हो गया, मान लेते हैं कि कोई बल है वेक्टर ए ही कह लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड आपका दे रहा है कितना, 4 न्यूटन का रहा है। दूसरा बल आपका कह रहा है 3 न्यूटन का और वह उत्तर दिशा में, यानी कि दूसरा वेक्टर इसको ले लेते हैं हम वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है 3 न्यूटन। तो इस तरह से फिगर अगर क्लियर कर लीजिएगा कि एक तरफ 4 न्यूटन का बल लग रहा है पूर्व की ओर और उत्तर की ओर 3 न्यूटन का बल लग रहा है। तो एक्चुअल में आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबको पता है, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वेक्टर ए प्लस
बी। ट्रायंगल लॉ आप लोग को बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्या होता था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, जो कि कितना बन रहा है यहाँ पे, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ए से तीर का चिन्ह हटा दिए, मतलब यह मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया, बी से तीर का चिन्ह हटा दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी याद कीजिए ट्रायंगल लॉ में निकाले थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कुछ नहीं कीजिए, सिंपली वैल्यू रख दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको पता है कितना, 4 न्यूटन, यानी 4 का होल स्क्वायर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दिया हुआ है 3 न्यूटन, 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुने ए के जगह पे 4, बी के जगह पे 3, और कॉस क्या हो गया, तो एंगल आपका पूर्व और उत्तर के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, cos 90 का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 0 होता है। तो यह तो 0 ही हो जाएगा, बचेगा ये आपका रूट अंडर 4 चौक 16 प्लस 9 16 9 रूट 25, यानी कि कितना हो गया, 5 न्यूटन। यानी कि दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकल गया, ए प्लस बी कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। लेकिन अभी भी अगर कहिएगा तो चूंकि दो वेक्टर का परिणामी सदिश भी एक वेक्टर ही होगा, तो आपने अभी भी क्या निकालना है, तो डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन आपको पता है, याद करो फॉर्मूला, tan अल्फा बराबर क्या होता था, तो b साइन थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। तो यह फार्मूला भी आप लोग, जो कि रिजल्टेंट का एंगल अल्फा क्या है, तो इस तरह से अगर वेक्टर आपका ए है या वेक्टर बी है, टेकन इन ऑर्डर लिए, तो दोनों का रिजल्टेंट त्रिभुज के तीसरा भुजा से मिलता था। यह वेक्टर आर था, जो कि किसके बराबर था, ए प्लस बी के बराबर था। तो इसका एंगल अगर यह अल्फा मान लेते थे और यह एंगल आपका क्या है, थीटा है, जो कि 90 डिग्री हुआ है। तो यह एंगल अल्फा, मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया कितना, 5 न्यूटन होगा, लेकिन ये एंगल आपको अल्फा भी बताना होगा कि रिजल्टेंट आपका वेक्टर ए से इतना एंगल बना रहा। तो यह एंगल अल्फा कैसे निकालते थे, तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल फार्मूला पे रख दीजिए। तो बी का मान कितना है, 3 न्यूटन, साइन थीटा आपका 90 डिग्री है। याद रखिएगा, थीटा में और अल्फा में कंफ्यूज नहीं होएगा। अल्फा रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, जबकि थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ध्यान से देख लीजिए। तो 3 साइन 90 डिग्री बटे ए, वेक्टर ए आपका 4 है, प्लस बी आपका 3 है, और कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू पता है 1 होता है, बटे 4, और कॉस 90 0 हो जाएगा, तो 3 कॉस 90 भी 0, यानी कि tan अल्फा बराबर आपने निकाला 3/4, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या आया, तो मैग्नीट्यूड आया 5 न्यूटन, और एंगल अल्फा रिजल्टेंट का कितना आया, tan इनवर्स 3/4। तो ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, केवल हमने फार्मूला पे रख दिया है। तो यह क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा से देख लीजिएगा, इस तरह का काफ़ी प्रॉब्लम आपको बुक में मिलेगा। एससी वर्मा से भी कुछ प्रॉब्लम आपका, कम से कम वेक्टर का सारा प्रॉब्लम करवा देंगे। लेकिन अभी पहले कुछ बेसिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन कंपोनेंट पे हम आप लोग को काफ़ी मेहनत किए थे, काफ़ी जोर दिए थे कंपोनेंट निकालने पे। तो क्वेश्चन ध्यान से पहले देख लो। 60 न्यूटन का एक बल दक्षिण से पश्चिम की ओर
30 डिग्री के कोण पर। तो इसको इंग्लिश में लिखिएगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ मतलब हो गया दक्षिण। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा सूटेबल है आपको साइंस को पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में पूछेगा। और इसका टेक्निक याद रखिए कि जैसे दे रहा है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो हमेशा ऑफ के बाद वाला इंपॉर्टेंट हो रहा है। यानी कि अगर साउथ कह रहा है तो सबसे पहले ऑफ के बाद जो भी है, साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ है, कुछ भी दे, तो अगर ऑफ के बाद साउथ है तो साउथ पे आ जाइए। और उससे किधर जाना है तो वेस्ट की ओर जाना है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो साउथ पर आ गए और साउथ से वेस्ट की ओर हम 30 डिग्री चले, ये हमको डायरेक्शन मिल गया। तो इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश पे भी हमेशा ध्यान रखिए और ख़ास में इस टर्म पे ध्यान रखिएगा कि अगर कहेगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हमेशा ऑफ के बाद वाला को इम्पोर्टेंट मानिएगा। ऑफ के बाद जो भी रहे, साउथ रहे, नॉर्थ रहे, ईस्ट रहे, जैसे यहाँ ऑफ के बाद साउथ है तो पहले साउथ पे आ गए। उसके बाद 30 डिग्री किधर कहता है? वेस्ट की ओर जाने, तो 30 डिग्री वेस्ट की ओर चले गए। तो यहाँ पे हम फिगर आपका अलग से इसका कर लेते हैं इस तरह से। ये आपका हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो कह रहा है कि 60 न्यूटन का एक बल है। कैसे लग रहा है? दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर लग रहा है। तो उत्तर ऊपर हो गया, नॉर्थ नीचे दक्षिण हो गया। तो सबसे पहले किधर आना है? तो ऑफ के बाद वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि साउथ पे आ गए आप। और साउथ से किधर जाना है? तो 30 डिग्री वेस्ट की ओर। तो ये आपका वेस्ट है, वेस्ट की ओर आपने 30 डिग्री के एंगल पे गए। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना। और केवल एक ही ट्रिक है कि ऑफ के बाद वाला आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑफ के बाद साउथ रहेगा, साउथ पे आ जाइए। ईस्ट रहेगा, ईस्ट पे आ जाइए। उसके बाद 30 डिग्री वेस्ट कर रहा है, 30 डिग्री हम वेस्ट की ओर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आपका कोई बल है, मान लीजिए यह बल F है, जिसका कि मैग्नीट्यूड आपको दे रहा है कितना? 60 न्यूटन दे रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना जरूरी है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन दिए हैं। तो कह रहा है कि 60 न्यूटन का एक बल दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। तो बल कैसे कर रहा है? तो साउथ से 30 डिग्री पश्चिम की ओर है, इस डायरेक्शन में आपका बल काम कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड दे रहा है 60 न्यूटन है। अब कह रहा है कि इसका उत्तर तथा पूर्व दिशा के घटक याद कीजिए। ठीक है, तो उत्तर दिशा का घटक क्या होगा, पूर्व दिशा का घटक क्या होगा, याद करो। कंपोनेंट निकालने में क्या कहते हैं कि जिस डायरेक्शन का घटक कर रहा है, जैसे एक्स एक्सिस का घटक हमको निकालना था या वाई एक्सिस का घटक निकालना था, तो सबसे पहले क्या करते थे? मैग्नीट्यूड ले लेते थे, कोसाइन एंगल ले लेते थे। इतना काम तो हमेशा करते थे और हमेशा बोले थे कि कोसाइन एंगल ही लेना है, भूल से भी साइन नहीं लीजिएगा। तो अगर मान लो कि यह बल आपका F है और इसका सबसे पहले उत्तर का घटक निकालना, हम इसको लिख दिए, उत्तर घटक को Fn लिख रहे हैं। तो Fn का मान कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले F का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है आपका? तो 60 न्यूटन का बल है, 60 हो गया। उसके बाद कॉस, इतना काम तो आंख बंद करके बोले हैं हमेशा करना है, मैग्नीट्यूड और कोसाइन एंगल। इसके बाद रुक के थोड़ा सा सोच लेना है कि कौन घटक हमको चाहिए, कौन सा कंपोनेंट चाहिए। तो कह रहा है कि उत्तर का घटक चाहिए, यानी नॉर्थ का घटक चाहिए। तो क्या कीजिएगा? नॉर्थ पे आ जाइए और नॉर्थ से कहाँ तक जाएंगे? तो जो वेक्टर है यहाँ तक आएंगे, ये आपका वेक्टर है F। तो नॉर्थ से और यहाँ तक आने में कितना एंगल बन रहा है, यही आपको देना है। तो यह आपका नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ जा रहा है और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री आए और ये एंगल कुछ है। तो अगर यह 30 है तो यह क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो 90 प्लस 60 भी लिखिएगा। या फिर ऐसे सोचिएगा कि पूरा सरल कोण कितना होता है? 180 डिग्री और उसमें से 30 डिग्री ये घट गया। तो ये कितना बच गया आपका? 180 माइनस
30 डिग्री, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो FN कॉस और यह एंगल उत्तर से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है आपका, तो 180 माइनस 30, देख लीजिए ध्यान से सब लोग। और यह आपका चैप्टर 0 में करवाए थे कॉस 180 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 से कुछ कम सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा निगेटिव होगा और कॉस निगेटिव होगा, और साथ में यहाँ 180 वाला में बोले थे कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 60 कॉस और 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस 30 डिग्री। अच्छा से समझ लो, यह चैप्टर 0 में भी करवाए थे कॉस 180 माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में का कौन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, निगेटिव ले लिए, और 180 वाला में कॉस का कॉस ही रहेगा। 90 270 यानी कि 90 के विषम गुणक वाला में क्या होता था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। लेकिन 90 का सम गुणक जैसे 180 360 0, इस सब में क्या रह जाता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही। तो आप चैप्टर 0 अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा भी डाउट हो तो आपका यह बल F का उत्तर दिशा की ओर घटक Fn हमको निकालना था, Fn कंपोनेंट निकालना था। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ले लिए 60 कॉस, या आँख बंद करके इतना काम करना है। उसके बाद चूंकि उत्तर का घटक था तो उत्तर से आए और वहाँ से कहाँ तक आए, वेक्टर तक आए। यह एंगल हमको चूंकि यह 30 था, पूरा एंगल 180 यहाँ तक आएगा, तो 180 में से 30 घट गया, यह एंगल बचा। तो कॉस 180 माइनस 30, कॉस 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, माइनस ले लिए, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 30 डिग्री। तो अब तो एकदम सिंपल हो गया, देख लीजिए Fn का वैल्यू कितना आपको निकल जाएगा, तो -60 गुने कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, 2 से कट गया 30 दामे, यानी कि उत्तर दिशा की ओर कंपोनेंट आपका निकला -30√3। यह आपका पहला का आंसर हो गया, यानी कि उत्तर दिशा का घटक क्या हो गया, -30√3। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट निकालना, बहुत बार हम करवाए हैं क्लास में भी, अभी भी ध्यान से समझ लीजिए। अगला कह रहा है कि पूर्व दिशा का घटक, तो से कुछ नहीं करना है। अगर पूर्व दिशा का घटक को मान लिए F ही है, जैसे x एक्सिस के लॉन्ग घटक को Fx ले लेते थे, y वाला को Fy ले लेते थे। तो यह केवल सिंबल है कि मान लिए कि यह जो बल F है इसका पूर्व दिशा का घटक F ही है। अगेन आपको कंपोनेंट लिखना है पूर्व दिशा का। सबसे पहले क्या लिखिएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपके पास है 60, आंख बंद करके कॉस, हमेशा कोसाइन ही लिखना है, कभी भी साइन नहीं लिखिएगा। तो 60 कॉस। अब क्या है, तो पूर्व दिशा का घटक देखना है, तो पूर्व से और इस वेक्टर पर आइए, आप ऐसे भी आ सकते हैं या इस तरह से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आए 90 और प्लस 30 है ना। देखो यहाँ से पूर्व से चले या 90 डिग्री और या 30 डिग्री, तो क्या लिख दीजिएगा, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ भी देख लो कि कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ तक आपका 90 हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसमें कुछ भी बढ़ रहे हैं तो किस में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या लिखिएगा, -60, और चूंकि 90 वाला है, 90 का विषम गुणज, या 90 में क्या बोले थे, कॉस का साइन होता है, तो -60 साइन, और कितना हो गया, 30 डिग्री। तो कॉस 90 प्लस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, माइनस साइन 30 डिग्री। काफ़ी अच्छा से चैप्टर 0 में डिस्कस किए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत हो निश्चित तौर पे देखिएगा, नहीं तो हमेशा आपको डर लगते रहेगा। तो यह आपका F का मान कितना हो गया, देख लो। तो -60 गुने साइन 30 क्या होगा, 1/2, 2 से कट गया 30 बार में, यानी कि पूर्व की ओर घटक हो गया आपका -30 न्यूटन, या -3 न्यूटन भी था। तो बहुत आसानी से
एक वेक्टर जो कि आपका दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर, जिसको लिखे थे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। हमेशा क्या बोले हैं, ऑफ के बाद वाला इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ के बाद साउथ है, साउथ पे चले गए, दक्षिण पे चले गए, और पश्चिम की ओर 30 डिग्री कर रहा है, पश्चिम की ओर 30 डिग्री चले। अभी आपको लग रहा होगा कि समझ गए, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होइएगा कि किससे किधर जाना है, पश्चिम से दक्षिण जाना है, दक्षिण से पश्चिम जाना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, ऑफ के बाद वाला इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ के बाद साउथ है, चुपचाप साउथ पे आ जाओ। उसके बाद कर रहा है 30 डिग्री वेस्ट की ओर जाने के लिए, 30 डिग्री वेस्ट की ओर जाइए। यह वेक्टर आपका एफ हो गया, मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है। अब इसका दो कंपोनेंट पूछ रहा था, एक उत्तर दिशा में और दूसरा पूर्व दिशा में। उत्तर दिशा में कंपोनेंट के लिए हमेशा बोले हैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड 60 कॉस, और कॉस के बाद रुक जाइए, यहाँ तक तो आंख बंद करके मैग्नीट्यूड कॉस, और देख लेना है कि उत्तर का कंपोनेंट है तो उत्तर से वह वेक्टर कितना एंगल बना रहा। तो यहाँ से यहाँ तक 180 है, उसमें 30 घट गया, यानी 180 माइनस 30 बन रहा है। कॉस 180 माइनस 30 लिख दिए। कॉस 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, 180 वाला में कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस 60 कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 180 माइनस 30 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का मान रखे, माइनस 30 गुने कॉस 30 √3/2, यह आपका हो गया माइनस 30 √3 न्यूटन। तो यह आपका क्या हो गया, नॉर्थ की ओर का घटक हो गया। पूर्व की ओर का घटक एफ ही निकालना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड 60 कॉस, आंख बंद करके इतना काम कर लेना है। अब चूंकि पूर्व दिशा से है तो पूर्व दिशा से इस वेक्टर पे जाइएगा, तो यहाँ से यहाँ देखो क्लियर है, 90 और प्लस 30, तो 60 कॉस 90 प्लस 30, अगेन 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, तो कॉस 90 प्लस 30 क्या हो गया, माइनस साइन 30 डिग्री। 90 वाला रहेगा, कॉस का साइन कर दीजिएगा। तो यह आपका हो गया माइनस 60 गुने साइन 30 1/2 कट के हो गया माइनस 30 न्यूटन। तो यह घटक आपका उत्तर में पूर्व में पूछ लिया, या वही आपको बताए थे कि x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, वहाँ भी वही करते हैं। x कंपोनेंट तो x एक्सिस से एंगल लेते हैं, y कंपोनेंट y एक्सिस से एंगल नापते हैं, z कंपोनेंट z से एंगल नापते हैं। तो इतना आसान तो है, फिर भी पता नहीं आप लोग गलती करते रहते हैं, कंपोनेंट से भागते रहते हैं। जब भी कंपोनेंट का है मैग्नीट्यूड कॉस, उसके बाद रुक के देख लेना है कि क्या भाई, x कंपोनेंट तो x एक्सिस से एंगल नापिए, y कंपोनेंट y एक्सिस से एंगल नापिए, या कह रहा है उत्तर की दिशा का घटक उत्तर से एंगल नापिए, कह रहा है पूरब का घटक पूरब से एंगल नापिए। मेन चीज़ यही याद रखना है, मैग्नीट्यूड कॉस। तो यह दो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, कंसेप्चुअल था, और आगे कुछ प्रॉब्लम हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिए। कह रहा है कि एक पतंग का स्थिति सदिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो 11 वाले 11 के लिए चूँकि आपका मोशन इन वन डायमेंशन शुरू हो गया है, और पोजीशन वेक्टर का हम लोग काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अभी तो उसको एक वेक्टर मान के चलिए। स्थिति सदिश, जैसा नाम से ही क्लियर है कि स्थिति सदिश क्या करता है, तो किसी भी वस्तु का, कण का क्या बताता है, स्थिति बताता है, या फिर उसका पोजीशन बताता है। तो कह रहा है कि एक पतंग का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर r बराबर 0.5 i माइनस 0.7 j प्लस 0.5 के किलोमीटर है। तो यह जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर r, यह किस फॉर्म में आपको दे रहा है बताइए, कंपोनेंट के फॉर्म में दे रहा है। और बताए थे कि i, j और k क्या है, इकाई सदिश है। i x एक्सिस के लॉन्ग, j y एक्सिस के लॉन्ग, और k z एक्सिस के लॉन्ग। और इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वह केवल दिशा बताने का काम करता है। तो यह हम लोग चर्चा काफ़ी किए हैं। प्लेलिस्ट आपका सारा वेक्टर का है ही क्लास 11 का, जिसको भी थोड़ा भी डाउट हो आप जाके रिवाइज कीजिए, अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता
होता है कि एक पतंग का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर r बराबर दे रहा है 0.5i माइनस 0.7j प्लस 0.5 के किलोमीटर है, तो उसकी डोरी की लंबाई क्या है। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एकदम बेसिक लेवल में है आपका कि उसका पतंग सब लोग उड़ाया होगा। इस तरह से मान लो कि पतंग उड़ रहा, तो पतंग अगर उड़ता है तो यह 3 डायमेंशनल, जैसे बोर्ड का कहते हैं कि बोर्ड के पास क्या है 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या इसको जेड मान लो, इसको एक्स मान लो, कुछ भी, लेकिन इसमें केवल 2 ही डायमेंशन है। लेकिन पतंग जब इस तरह से आपका ऐसे डोरी उड़ रहा है तो इसके पास कुछ एक्स एक्सिस में भी कुछ दूरी है, कुछ वाई में भी है और कुछ जेड में भी है। और वही कारण है, देखो इसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है। तो इस तरह से हमेशा कहते हैं कि यह आपका एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस को इस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जेड एक्सिस आपका क्या है तो इस तरह से है, बोर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलर, और एक्चुअल में तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक दूसरे पे परस्पर लंब है। एक्स एक्सिस का दिशा यूनिट वेक्टर आई बता रहा है, वाई का दिशा यूनिट वेक्टर जे बता रहा है और जेड का दिशा यूनिट वेक्टर के बता रहा है। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल प्लेन में मान लो कि कोई पतंग आपका उड़ रहा है, बोर्ड पे यहाँ पे बना देते हैं, यह आपका पतंग है और पतंग का पोजीशन कौन बता रहा है, यानी स्थिति कौन बता रहा है, तो यह पोजीशन वेक्टर r बता रहा है, जिसका वैल्यू आपको कितना दे रहा है 0.5 i माइनस 0.7 j प्लस 0.5 के। तो देखो कोई वेक्टर को हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने कहते, जैसे वेक्टर ए को तो क्या लिखते थे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस तरह से बताए थे कि उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते थे। कंपोनेंट निकालना भी सीखे अभी जस्ट, ए एक्स ए वाई ए जेड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था याद करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाता था रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एकदम सिंपल था। तो यही तो खासियत था कंपोनेंट लेने से कि जोड़ घटाओ सारा काम एकदम आसान। तो डोरी का लंबाई एक्चुअल में क्या हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि r का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, वही आपका क्या हो गया डोरी का लंबाई हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या हो जाएगा रूट अंडर और x कंपोनेंट का होल स्क्वायर यानी 0.5 का होल स्क्वायर कीजिएगा, प्लस y कंपोनेंट आपका क्या है माइनस 0.7 है, माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, और z कंपोनेंट आपका क्या है 0.5 है, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 0.25 प्लस 749 माइनस स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा 0.49 और प्लस 0.25। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, अब इसमें कुछ है नहीं, 5 5 10 हो गया, 9 19 हो गया, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 1 9 और पॉइंट, यानी कि यह आपका हो गया रूट अंडर 0.99 किलोमीटर। या और भी अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो वह तो कैलकुलेशन है। तो देख लीजिए आसानी से कंपोनेंट का फ़ायदा भी आप लोग को दिखना शुरू हो गया होगा, और आसानी से अगर पतंग का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था कंपोनेंट के फॉर्म में, डोरी का लंबाई निकालना था यानी यह लंबाई निकालना था, तो चूंकि अगर वेक्टर ए कंपोनेंट के फॉर्म में क्या होता है एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और उसका मैग्नीट्यूड आप लोग को बता दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो सिंपली यह जो पोजीशन वेक्टर आर था उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, सिंपल 0.5 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, क्या आ गया आपका रिजल्ट रूट अंडर 0.99 आ गया। तो आज आप लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको और प्रॉब्लम हम वेक्टर में करवाएंगे और साथ में आपका मोशन इन 1 डायमेंशन भी चालू रहेगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, पीछे अगर छूटा है एक भी चैप्टर
तो पूरा चैप्टर 0 देखना है 11 वाले को, और वेक्टर देखना है, और आपका चैप्टर 2 में भी आपका 2-3 लेक्चर हो गया है। और क्लास 12 के जो भी हैं उनके लिए तो रामबाण है, आपका नैया पार हो जाएगा मैथ का वेक्टर के सहारे ही। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।